हम इसमें देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है ये, क्लास 12 ज्योग्राफी। और याद रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में ना बहुत ही इजी बेस के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी हम पढ़ाएंगे बहुत ही ध्यान से उस चीज को सुनिएगा, समझिएगा और इसको लेकर हम धीरे धीरे ऐसे किस तरह इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। अगर आप 9th 10th में आप लोगों ने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हम समझेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशन हो, ऐसे कौन से फैसिलिटीज हो जिनको बेस बनाकर हम समझ पाए कि ह्यूमन डेवलप्ड है या नहीं है। क्या किसी देश का विकास, अगर कोई कंट्री है उसका बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, उस कंट्री की जीडीपी बहुत हाई हो रही है, तो क्या उस आधार पे हम बेस बनाकर ये मान लें कि जो वहां के लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा होगा। आखिर क्या फैक्ट है, क्या उसको माना जाए या ना माना जाए। अगर किसी गांव में कोई बहुत अमीर है तो क्या तुम उसे आधार बना सकते हो कि उस गांव के हर लोग अमीर होंगे। क्या किसी गांव की सड़कें अच्छी हैं, बिजली खूब अच्छे से मिल रही है, तो क्या वहां के लोग भी डेवलप्ड हैं। तो आज हम पूरी इस चैप्टर में इसी बात को समझेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इजी आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर। अगर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, आप पढ़ेंगे अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चन उठाकर देता है पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो हम लाइन बाय लाइन इस चीज को डिस्कस करते चलते हैं। पहले हम सबसे देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, द टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो refers to number of years a person can expect to live. By definition, life expectancy is based on an estimate of average age that members of a particular population group will be when they die. ये सिंपली क्या बताता है कि अगर हम पूछें, हम नॉर्मली आपसे क्या है कि किसी भी देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है, यानी कि उस देश का हर एक नागरिक ऑन एन एवरेज कितनी साल जिंदा रह रहा है। जैसे मान लीजिए भारत, तो भारत में हम मान लेते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेशियो है लगभग 68 ईयर है या फिर 70 ईयर है या फिर 65 ईयर है। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज भारत का हर एक व्यक्ति इतनी सालों तक जिंदा रह रहा है। इसमें कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 95 साल जीते होंगे, कई सारे लोग 100 साल जीते होंगे, लेकिन मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज का मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइफ अपॉन 2 से उसका टोटल नंबर ऑफ पब्लिक से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक पर कैपिटा इनकम के आधार पे बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, है ना, टोटल 5 लोग हैं। एक लोग कमा रहे हैं आपके 100 रुपए, जो दूसरा व्यक्ति है वो कमा रहा है 50 रुपए, तीसरा व्यक्ति कमा रहा है आपका 70 रुपए, चौथा व्यक्ति कमा रहा है 30 रुपए और 5वां व्यक्ति कितना कमा रहा है आपका 50 रुपए। ये घर में कमाने वाले हैं, तो कितना रुपए हो गया। जैसे मान लीजिए 200, 300, 400, यानी 5 लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं, 400 रुपए 5 लोग मिलकर कमा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि आपके घर में लोग एवरेज कितना कमाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 400 में 5 को डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी कि आपके घर का पर कैपिटा इनकम कितना है, 80 रुपए, यानी हर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफी इजी है। हम देखेंगे कि अब देखो जैसे यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ना, यहाँ डाटा के आधार पर आप समझ लीजिए कि 60 साल, है ना, 60 साल कौन किस देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो 60 ईयर है। तो आप देखिए ये सारे देश जो है ना, आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा। ये जो देश है आपके सोमालिया वगैरह, इजिप्ट के नीचे जो सारे देश हैं, ये चाड वगैरह, घना वगैरह। अब देखो यहाँ के लोग कम उम्र तक जिंदा क्यों हैं, क्यों इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो ज्यादा नहीं है। एक ही कारण है, हेल्थ। क्या कारण है, हेल्थ। यहाँ की मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो अच्छी नहीं है। वहां पे रोड वगैरह अच्छे नहीं होंगे, आए दिन एक्सीडेंट होता होगा। देखो कहाँ पे सबसे अच्छी है, तो आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी है,
इन देशों में आप देख लीजिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे आप देखेंगे स्पेन, यहाँ पे आपका फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बहुत अच्छी है। ये आपका पेरू है, क्या है ये? पेरू, पेरू की भी अच्छी है। तो ये छोटा मोटा डाटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, आपके बुक में ये होगा। अब हम देखेंगे और दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, HDI। आपके बुक में इधर उधर हो सकता है, आप देख लीजिएगा, हो सकता है चौथे पेज या पांचवें पेज पे हो। जो पहले पेज पे है हमने यहाँ पे जो है ना एक ऐसे ऑर्डर में लिखा हुआ है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो, है ना। तो यहाँ से आप समझते रहिए। HDI क्या होता है? The Human Development Index is a summary measure of average achievement in dimensions of human development, a long healthy life, being knowledgeable and a decent standard of living. ह्यूमन HDI क्या शो करता है? HDI शो करता है किसी देश में लोग कितने डेवलप, ह्यूमन का कितना विकास हुआ है, मनुष्यों का कितना विकास हुआ है, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का विकास कितना हुआ है। तो उसका हम बेस क्या मानते हैं? देखो सभी डायमेंशन में देखा जाता है, या तो वो हेल्थ का पर्सपेक्टिव ले लें, चाहे फिर आप नॉलेज का कि हर एक को शिक्षा उपलब्ध है कि नहीं, हर एक की हेल्थ सही है कि नहीं, या फिर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनके पास अच्छी इंप्लॉयमेंट है कि नहीं, है ना, रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सर पे छत यानी कि एक घर, है ना, ये सारी चीजें इनके पास है कि नहीं। तो आप सबसे टॉप पे अगर देखेंगे तो नॉर्वे नाम का देश एक ऐसा है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही अच्छा है ना। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चाइना, बोट्सवाना, फिलीपींस, इंडिया, है ना। और ये आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये आपका कहां पे है? अफ्रीका में। ये देश कहां पे है? अफ्रीका में है। फिलीपींस आप देख ही रहे हैं कहां पर है ना। यहाँ बोत्सवाना देख लीजिए आप लोग, बोत्सवाना ये आपका चाइना हो गया, अल्जीरिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो ये आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखेंगे और 2-3 एग्जाम्पल के बाद आप ETC लगा लीजिएगा, इंडिया का एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक इसमें छोटा सा नोट कर लीजिए कि हम कैसे मानते हैं किसी देश का HDI, हम कैसे मेजर करते हैं। तो 0 से 1 के बीच मेजर करते हैं। 0 का मतलब होता है अगर किसी, मान लो 0 रहेगा इसका मतलब कुछ नहीं, वहां पे HDI अच्छी नहीं है, वहां का इंसान डेवलप नहीं है। अगर हाँ 1 के अगर करीब आता है तो यानी कि वो उस देश का डेवलपमेंट, उस देश की HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी, डेवलपमेंट नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छी है। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्वे का देख लीजिए 0 पॉइंट क्या है? 8 है, नॉर्वे का 0.8 है। तो 0.8 बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1 के वो एकदम क्लोज है। लगभग 0.6 के बाद, 0.6 एक एवरेज नंबर है कि हाँ यहाँ पे ठीक ठाक ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपका 1 के नजदीक, 1 के नजदीक जाएंगे और वहां पे डेवलपमेंट अच्छा है। तो इंडिया का देख लीजिए, इंडिया को भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा 0.4 दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी स्थिति में नहीं है। अब देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे आप लिख लीजिए क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रोथ का मतलब वृद्धि यानी विकास, डेवलपमेंट का भी मतलब विकास होता है, पर इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को थोड़ा आप समझिएगा, है ना। जैसे कि मैं ये कहूं, जहां पे बात आ जाएगी किसकी? क्वांटिटी की। ये एक तरह का क्वांटिटेटिव चेंज है। जहां पे बात क्वांटिटी की आ जाएगी वो रिफर करेगा ग्रोथ को, और जहां पे बात क्वालिटी की आ जाएगी वो रिफर करेगा डेवलपमेंट को। एक बात बताओ, मैं अगर मान लो कोई बच्चा है, एक छोटा छोटा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आप में से कोई है, कोई नौकरी कर रहा है ना। अगर वो नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी पहले 5,000 थी, अब 10,000 हो गई, तो उसका क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। उसका क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर वो बच्चा पहले वो क्लर्क था, अब अधिकारी बन गया है, तो यानी वहां पे क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। समझ में आ रहा है? किसी देश की GDP मान लीजिए 4 ट्रिलियन है, तो क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। तो यानी कि उस देश का क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। पर डेवलपमेंट कब देखेंगे? जब उस देश में रोड अच्छी हो,
एक्सीडेंट कम हो, पॉवर्टी कम हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो देश डेवलप कर रहा है। तो आप समझ गए ग्रोथ हो। तो पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज। वैल्यू में देखते हैं, द वैल्यू कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव। भैया अगर एक क्वांटिटी बताता है या तो स्थिर रहेगा, या तो पॉजिटिव में रहेगा, या तो निगेटिव में चला जाएगा, पर डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव आपको शो करेगा। डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है तो अच्छी बात है ना, वो तो पॉजिटिव शो करेगा। तो डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। याद कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म पूछ सकता है ये। अवेलेबिलिटी, द ग्रोथ कैन टेक प्लेस इवन इफ देयर इज नो चेंज इन कंडीशंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ये तब भी हो सकता है जब दो अंतरालों के बीच, अगर मान लो 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे मान लो 2010 की बात है या 2012 की बात है। यहां पे कोई व्यक्ति 2000 रुपया कमा रहा है और यहां पे भी 2000 रुपया कमा रहा है। अब कैसा ग्रोथ है ये, न्यूट्रल, किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं। तो ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम को, 2 पॉइंट ऑफ टाइम इसमें मायने नहीं रखते हैं। पर यहां देख लीजिए, यहां पर इंक्रीज होता है। यहां पे 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच क्या होता है, द डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीज और अ राइज इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। जैसे कि मान लो अगर कोई बात, जैसे मान लो किसी गांव की कंडीशन ईयर 2000 में जैसी है, वैसी ही कंडीशन 2024 में भी है। वैसी ही कंडीशन कैसी है 2000, बेकार सड़कें, लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, वहां पे कोई स्कूल नहीं है, कोई पीएचसी सेंटर नहीं है, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन 2024 में भी आपको अगर देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब उस गांव का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 पॉइंट ऑफ टाइम के भी चेंजिंग दिखना चाहिए। अगर चेंजिंग दिख रहा है तो यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, अच्छी रोडें बन गई हैं, अच्छी सड़कें बन गई हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? एग्जांपल में देख लीजिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या पहले 1 लाख थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है 2 लाख, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ी है, पहले 1 लाख थी अब 2 लाख हो गई है। यहां पर देखिए, इंक्रीज इन द बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहां पे क्या हुआ है, हाँ इनकी जनसंख्या तो बढ़ी है, साथ ही साथ सभी लोगों के पास पक्का मकान हो गया है, अच्छी सड़कें हैं, सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी है ना, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया, हर एक बच्चा वहां स्कूल जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग समझ गए? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए, एक छोटे से एग्जांपल में ग्रोथ को दिखाने को कह रहा है। ये क्या रिफर कर रहा है? ये रिफर कर रहा है आपको क्वांटिटी को, पैसे को, और ये क्या रिफर कर रहा है, टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्वालिटी को। क्वालिटी अच्छी हो रही है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज which is always value positive, support this statement with any 3 suitable argument। आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेवलपमेंट क्या है, एक तरह का पॉजिटिव चेंज है। इस स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करिए, मतलब इसको एग्री करते हुए आप जो है आंसर लिखिए, कोई 3 सुटेबल आर्गुमेंट आप दीजिए। तो आप लोगों ने डेवलपमेंट को अच्छे समझा है। यहाँ क्वेश्चन के रूप में आपके चैप्टर को भी समझाया गया है। तो आप की पॉइंट देख लीजिए, क्या है की पॉइंट, छोड़ो मैं की पॉइंट सारा बता दिया हूं, डायरेक्ट समझाता हूं आंसर इसका। आर्गुमेंट क्या देखते हैं। सबसे पहले तो हम डेवलपमेंट, अब देखो मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम देखेंगे की पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, डेवलपमेंट। दूसरा, एक तरह का क्वांटिटेटिव चेंज है, ये तो आपको पता है। डेवलपमेंट के डेफिनेशन आप लिखेंगे, आपका एक पॉइंट इसी में निकल जाएगा। बस आप सपोर्ट कर दीजिएगा। आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इस चीज को क्वेश्चन में रिपीट नहीं करना है कि डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव चेंज, उसके बाद उसका आंसर लिखो, ऐसा नहीं। ये लास्ट में दस वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। लास्ट में आंसर खत्म होने के बाद आपको पॉइंट डाल देना है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसका। The term development refers to a quantitative change that is always value positive. It occurs when there is positive change in the quality over a time period. किसी टाइम पीरियड के अंतराल में
किसी टाइम के अंतराल में अगर कोई पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, है ना। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोथ बट ओनली इन द केस ऑफ पॉजिटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। डेवलपमेंट तभी होगा जब ग्रोथ होगा, पर वो ग्रोथ कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट। एग्जाम्पल, इफ चाइल्ड ग्रोज बाय हाइट but not mentally able, then growth is not accompanied with development। अगर मान लो कोई बच्चा है, अगर वो किशोर अवस्था में जा रहा है, अगर वो युवा हो रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रही है पर उसके बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, तो बच्चे की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, पर डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो रहा है। बुद्धि के विकास के लिए क्या होगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, है ना। दूसरा देखते हैं, countries with better economic condition are more developed while poor nations are less developed, but in many cases the benefit of economic growth does not reach the common man। पॉइंट को समझिएगा, क्या बोल रहा है, कंट्रीज विद बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, जिस भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी है, आर मोर डेवलप्ड, उसको बहुत ही डेवलप्ड माना जाता है। वाइल पुअर नेशन, मतलब जो गरीब नेशन है, जो गरीब राष्ट्र है, उसको कम डेवलप माना जाता है। लेकिन कई सारे केसेस में देखा गया है द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट रीच टू द कॉमन मैन। भाई कंट्री तो ग्रो कर रही है, खूब पैसा, खूब जीडीपी कंट्री की जाते हैं, पर कॉमन मैन को पैसा, कॉमन मैन बेरोजगार घूम रहा है। भारत देखो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, पर बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे है। समझ में आ रहा है, लोगों तक उसकी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। Quality of life of the people, the opportunities they have, freedom of living, etc. are important aspect of development। डेवलपमेंट में कुछ चीजें और आती है कि भैया फ्रीडम ऑफ लिविंग, वो अपनी अपॉर्चुनिटी, वो अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए स्वतंत्र हो, हर एक क्षेत्र में उसको मौका मिले। अगर भ्रष्टाचार ज्यादा है, देश खूब अमीर है, तो क्या मतलब ऐसे डेवलपमेंट का, उसको तो हम डेवलपमेंट में कंसिडर ही नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, अब आज ये मैंने आपको बताया था, कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे ये हैं डॉक्टर महबूब उल हक, है ना, इनको आपको याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछेगा, और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर क्या कहा है ये भी पूछेगा। एमसीक्यू पूछ देगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट कौन लेकर आया, तो आप लिख दीजिएगा कौन, डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल चॉइस एंड इंप्रूव देयर लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट हम तब कहेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों की चॉइसेस को क्या करे, बढ़ाए, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे। चॉइस ज्यादा होने का मतलब क्या, लोगों के पास बहुत ज्यादा क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, वो ये भी बन सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं, हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं, वो स्किल्ड हो गए हैं। समझ में आ रहा है। He believed that people are central to all over the development, and main aim of the development is to create a situation and environment where people get meaningful life। इनका मानना था कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो सेंटर में आपको किसको रखना चाहिए, पीपल को रखना चाहिए, पीपल को रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है तो उसको पीपल सेंट्रिक होना पड़ेगा। टर्म नोट कर लीजिएगा, पीपल सेंट्रिक एक अच्छा टर्म है ये, है ना, आपको शब्दकोश के रूप में यूज करेगा। क्या, पीपल सेंट्रिक। गवर्नमेंट को कैसा होना पड़ेगा, पीपल सेंट्रिक, यानी पीपल को केंद्र में रखना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब विकास आप करिए। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे सभी लोग, है ना। आप एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करिए जहां हर लोगों को क्या मिले, एक मीनिंगफुल लाइफ मिले। अब ये थोड़ी ना है जैसे कि मान लो तुम, कोई सरकार है रोड बनवा रही है, अब रोड बनवाने के चक्कर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी सरकार में इतने रोड बनाए गए। आपने रोड कैसे बनवाया, पेड़ों को काट कर, तो वो हम डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट हम उसको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि लोगों के पास मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। भैया आप पेड़ काट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे रोड को लेकर जहां पे पॉल्यूशन पूरा भरा हुआ हो। तो महबूब उल हक को कहना है कि आप पीपल सेंट्रिक होकर काम करिए, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर आप पेड़ काट के रोड लगवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, तो आप एक पेड़ काटिए तो 10 पेड़ लगा दीजिए। लोगों को जागरूक करिए, लोगों के नैतिक मूल्यों को, मोरल वैल्यूज को बढ़ावा दीजिए।
तो बेटा अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप 3 पॉइंट नहीं 10 पॉइंट लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है आप उसी को आंसर में डालिए। अभी मैंने देखो 2-4 पॉइंट ऐसा बता दिया है जो इसमें नहीं मेंशन है। क्या? मोरल वैल्यूज, लोगों के मोरल वैल्यूज को बढ़ावा दो, पीपल सेंट्रिक होकर गवर्नमेंट काम करे, पॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हो, तो आप पॉइंट को इनलार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना? तब तक आप इतना रिवाइज करिए, फिर अगला टॉपिक हम तुरंत इसके बाद 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे, अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस जस्टिफाइड। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हम देखते हैं। अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इट जस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस। देखो मीनिंगफुल लाइफ का ना एक पर्पस होना चाहिए। ऐसा मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? आप बहुत लंबे समय तक जी रहे हैं, ये मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। फिर तो आप धरती पे बोझ हैं, केवल जनसंख्या के लिए बस आप आए हैं कि हाँ हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ थी, मैं पैदा हो गया 150 करोड़ 1 हो गया है ना? तो उसको आप मीनिंगफुल लाइफ नहीं कह सकते हैं। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास जीने का कोई पर्पज है, आप आगे चल के कुछ कर पाए, और तभी तो जीने का पर्पज होगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी। और अपॉर्चुनिटीज कब होगा? जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। बस इसी को जस्टिफाई करना है। तो मैंने अभी अभी बता दिया आपको, अच्छे रोड मिले, अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा सैनिटेशन हो, इसी बातों को आंसर में हम लिख सकते हैं। जैसे पीपुल मस्ट बी हेल्दी, दे मस्ट बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट। लोग अगर हेल्दी रहेंगे तभी तो अपने टैलेंट को डेवलप करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तभी तो मैं कहीं रनिंग कर पाऊंगा, जेवलिन थ्रो कर पाऊंगा, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, आर्मी में जा पाऊंगा, पुलिस में जा पाऊंगा, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज है। दे मस्ट बी पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज, दे मस्ट बी फ्री टू अचीव देयर गोल। उनको हर एक सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि आप भारत में आप देखेंगे कि कास्ट के आधार पर, है ना, जेंडर के आधार पे, on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of race, even place, है ना, there are lot of discrimination in India behind all these cases। आपको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जगह के आधार पे अगर आपके साथ भेदभाव होगा, अगर आपको सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो बताइए आप अपने आप को कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ कह सकते हैं कि हमारा लाइफ बहुत मीनिंगफुल है? तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए समाज में। लोगों को उनके गोल अचीव करने के लिए लोग स्वतंत्र हों, उनके जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव न हो। टू लिव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ पीपुल मस्ट हैव अपॉर्चुनिटीज टू गेन। अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? उनकी अपॉर्चुनिटीज को पाना पड़ेगा। लोग अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए स्वतंत्र हो, फ्री हो। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप इस 3 पॉइंट में दे सकते हैं। अगला हम तुरंत देख रहे हैं। अब अगला हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। क्या? एक्सप्लेन द की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द 3 मेन एरिया मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ये 3 तरह का क्वेश्चन है, तीनों का मतलब एक ही है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छे से समझा दीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो लगभग ये क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। अब देखो, मैं क्वेश्चन आंसर की तरह चलते हुए आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर का भी आइडिया लग जाएगा और चैप्टर के हर एक टॉपिक का भी आइडिया लग जाएगा। तो समझ देखते हैं हेल्थ क्या होता है, ध्यान से समझो। इट इज मेजर थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। बर्थ के आधार पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है एट बर्थ, विच शो वेदर पीपल हैव अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू हेल्थ को मेजर किया जाता है कि लोग लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं कि नहीं। एजुकेशन एंड लिटरेसी, लेवल ऑफ एजुकेशन इज सीन थ्रू ग्रॉस इनरोलमेंट। अंडरलाइन नोट कर लीजिए कहीं पे ये सब, ग्रॉस इनरोलमेंट एंड एडल्ट लिटरेसी रेट दैट रिप्रेजेंट द एक्सेस टू नॉलेज। एजुकेशन को किसी भी देश के कि भैया उस देश में एजुकेशन कैसा, तो हम क्या देखेंगे? कितने बच्चे इनरोल्ड हुए हैं, कितनों का एडमिशन हुआ है स्कूलों में।
हर साल कितने बच्चों का, कितने लड़कियों का, कितने लड़कों का एडमिशन स्कूलों में हो रहा है। प्लस और क्या देखेंगे, एडल्ट लोग कितने पढ़े लिखे हैं, एडल्ट लिटरेसी क्या है, कितने लोग ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं। इनरोलमेंट भी देखेंगे और ग्रेजुएट होकर कितने लोग निकल रहे हैं ये भी देखेंगे। तब हम जान पाएंगे कि हाँ उस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। समझ में आ गया। ह्यूमन डेवलपमेंट का एक और फीचर क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। दोनों में अंतर समझ लो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। देखो जो जीडीपी होता है ना, जीडीपी जैसे कि मान लीजिए आपका देश है, आपके देश में सरकारी मतलब विदेशी कंपनियां भी हैं और आपके देश की कंपनियां भी हैं, दोनों मिल के प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, देश की जीडीपी। मतलब आपके देश में टोटल इतना प्रोडक्शन हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जीएनपी केवल आपके देश की कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रही है, वो क्या है आपके देश का जीएनपी, वो क्या है जीएनपी है। चलिए, showing the per capita income of a country is an important indicator of human resources development. The higher per capita income, the more developed country. Per capita income directly proportional होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का या फिर देश के डेवलपमेंट का। अगर लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छा है, देश के लोगों के पास इनकम अच्छी खासी आ रही है, हर एक व्यक्ति लगभग मान लो पर कैपिटा, देखो मैं अभी पीछे आपको बताया ना कि निकालने का तरीका, आपके घर का एक लोग 100 रुपया कमा रहे हैं, एक 200 कमा रहा है, तो 80 रुपया लास्ट में क्या आया था, पर कैपिटा इनकम आया था। मतलब हर एक व्यक्ति 80 रुपया कमा रहा है। तो अगर देश का पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो यानी कि वहां पर भी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ये पॉइंट आप लिखते जाइएगा, पॉइंट आपको आंसर को इमराज करने में मदद करेगा। हाउसिंग, आपके देश के लोगों के पास क्या होना चाहिए, सबके पास पक्के मकान होने चाहिए। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी का आवास योजना के तहत, तो ये किस पे काम हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, लोग हर एक रिसोर्सेज को प्राप्त कर सके। अभी मैंने बताया डिस्क्रिमिनेशन वाला केस है ना, चाहे उनके किसी भी तरह का लोगों के पास क्या हो, परचेसिंग पावर हो, लोग हर एक चीज इन द टर्म ऑफ यूएस डॉलर। दिस आल्सो शोस हैविंग इनफ मींस टू एबल लाइफ डिसेंट लाइफ। अब यूएस डॉलर यहाँ भी इसलिए, देखो जब देश की बात होती है ना, जब हम पूरे ग्लोबल लेवल में पढ़ाई करते हैं तो रुपीस नहीं देखते, वहां पे क्या देखते हैं, यूएस डॉलर। अगर केवल इंडिया की बात करते हैं तब हम रुपीस देखते। तो लोगों के पास यूएस डॉलर के हिसाब से क्या हो, परचेसिंग पावर हो, लोग किसी चीज को खरीद सके। अब मान लो प्याज है, अब मेरी पर कैपिटा इनकम अच्छी, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं मार्केट जाके क्या केवल प्याज को देखूंगा, खरीदने के लिए शक्ति होनी चाहिए। वो रिसोर्स मुझे कैसे, मेरे लिए एक्सेस कैसे होगा, कैसे मुझे प्राप्त होगा, अगर मेरे पास उस रिसोर्स को खरीदने की क्या होगी, क्षमता होगी। ठीक है ना। अगला, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंट्री आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडरलाइन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अभी आपको समझा रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इज हाई इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है। एज पीपुल आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन, नेचुरल इंक्रीजेस रेट, द डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। आप पढ़ चुके हैं इस चीज को, है ना। is also high. It places a pressure on the economy. Developing countries have a high percentage of dependent population, but overall percentage of dependent population is lower than developed country. अब आप ध्यान से समझिएगा इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले समझते हैं। किसी भी देश में 1000 बच्चों में एक साल, अगर मान लो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, नापा जाता है, भले वो 10,000 बच्चे हों, पर हर 1000 बच्चे पे कैलकुलेट किया जाता है। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कितने, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल के अंदर मर जा रहे हैं। अगर ज्यादा बच्चे मर रहे हैं तो आपका क्या ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, जो किसी भी देश के लिए खराब माना जाता है ना। ये हम डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा देखते हैं, जो अभी कंट्री विकास कर रही है, यहाँ पे ये भी है। कारण क्या है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी न होना। उस देश में एक चीज और देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, नेचुरल इंक्रीज रेट, कि भैया उन देश का सीबीआर यानी कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट
दोनों ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ग्राफ समझाया था तो इस चीज को मैं बताया था, दोनों ज्यादा होगा, तो ये बहुत खराब इंडिकेटर माना जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा है वो 4 पिलर क्या है जो ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर इंडिकेट करते हैं, जिनका प्रभाव होता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। अब हम उन चारों पिलर्स के बारे में समझेंगे, है ना। पहला पिलर आपका देखो ऐसे ही 4 पिलर करके आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेम द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, है ना। डिस्क्राइब इंपैक्ट ऑफ ईच गिविंग एग्जांपल। वो 4 पिलर क्या है, ये आपका आ सकता है 8 नंबर में खड़ा खड़ा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 5-6 नंबर में पूछ सकता है ये। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला पिलर आपका क्या है, इक्विटी। पहला क्या है, इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी का मतलब आप नॉर्मली मानिए इक्वालिटी से। इक्विटी किसको कंपेयर करिए, इक्वालिटी से। क्या, इक्विटी मींस द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। These opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income, caste, etc. मतलब किसी भी रिसोर्सेस को इक्वल रूप में सबको प्राप्त हो जाना। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज ही है, अगर मान लीजिए कोई नौकरी ही निकाली सरकार ने, या फिर कहीं पे किसी काम में सरकार अगर किसी को लगा रही है, गांव में ही कोई चुनाव हो रहा हो, तो ये जितनी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है इक्वली सबको मिले। उनके साथ कास्ट, इनकम, मतलब कितना कमा रहा है, अमीर है कि गरीब है। इनकम यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है कि अगला व्यक्ति रिच है या पुअर है। कास्ट के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसकी इनकम के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव न हो, हर एक चीज सबको प्रोवाइड हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू नॉलेज। ऐसा देखा गया है भारत में, कई सारी महिलाएं या फिर कई सारे लोग कॉलेज के टाइम में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई। कारण क्या है, वो इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन सही नहीं है। महिलाओं को देखो ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लड़की है ना, अगर वो 12th, मैं मैक्सिमम केसेस में देखा हूं, अगर वो 12th पास कर गई, कॉलेज में उसका एडमिशन मान लो बीए कर रही, बीएससी कर रही है, तो जब बीए में वो आ गई तो घर वालों को टेंशन क्या हो जाता है, इसकी शादी करनी है। अब बेचारी वो पढ़ रही है और साथ ही साथ प्रेशर क्या है, शादी का। अब वो शर्म के मारे अपने पिताजी से पैसे भी नहीं मांग सकती कि मुझे और ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वो देख रही है ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स किसमें फंसे हुए हैं, पैसे की व्यवस्था में मेरी शादी। और बीए सेकेंड ईयर आते आते लड़का देख लिया जाता है और बीए थर्ड ईयर में शादी कर दी जाती है। ये भारत में बहुत देखने को मिला है। कारण क्या है कि परिवार के पास, परिवार कैसा है, इकोनॉमिकली बैक है परिवार, उसकी कंडीशन सही नहीं है। तो क्या हम इसको कहेंगे कि हमारा देश काफी डेवलप कर गया है? आप भाषण देते रहिए 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी अच्छी हो रही है, पर हम देखो कभी भी पढ़े लिखे लोग नेताओं की बातों में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डेवलपमेंट को, उनका डेवलपमेंट को देखने का नजरिया उनका अलग है। पर अगर कोई भक्त है तो उसका नजरिया अलग होगा, जो उसके नेता भैया बाबा जो उसके कहेंगे वही मान लेगा वो। तो इसीलिए शिक्षा काफी जरूरी होता है। आगे हम क्या देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी, है ना, इसको समझेंगे। इट मीन्स कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। याद रखिएगा यहाँ पे सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, सतत विकास, मतलब हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हमें अपना आज सही करना है। अब मान लो पिताजी क्या कर रहे हैं, गांव के सारे पेड़ों को कटवा करके अपन घर बनवा रहे हैं, पीओपी लगवा रहे हैं। उनसे कोई पूछ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोल, हम अपनी बच्चों के लिए कर रहे हैं। अरे भैया, इस पेड़ कटवा कर पीओपी लगवाने से आपका घर अच्छा हो जाएगा। आप तो 10-20 साल में चले जाएंगे, जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन से भरा हुआ एनवायरनमेंट मिलेगा, मर जाएगा वो भी। तो आप क्या करिए, आप अगर एक पेड़ काट कर घर बनवा रहे हैं तो कम से कम 10 पेड़ लगाइए। आप अपना आज अगर अच्छा कर लेंगे तो आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा होगा। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। पर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, हर एक जनरेशन को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि आज इस मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है,
पर मेरा बच्चा है तो उसके साथ भेदभाव होने लगे, तब ये डेवलपमेंट अच्छी बात, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। समझ में आ रहा है? All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the need of future generation। हम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधित हो, चाहे वो फाइनेंशियली संबंधित हो, हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी इसी चीज पे टिका हुआ है। अब मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया आ गया, तुम क्या करोगे? सर अमेरिका जाएंगे, चाइना जाएंगे, रसिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, 1 करोड़ खत्म। पर अब आपके बच्चे का क्या होगा? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास अगर आपके पास पैसा है तो फ्यूचर में भी उसका इस्तेमाल हो। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, ये मैं बात किसकी कर रहा हूं? गवर्नमेंट की कर रहा हूं कि फाइनेंशियली भी देखना होता है कि भैया आपकी सरकार आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको देख रहे हैं बस वही आपका है। आपको ये भी सोचना होगा भविष्य कैसा होगा, भविष्य के लिए भी हमें कुछ अच्छे काम करने हैं। चलिए, उसके बाद तीसरा पिलर क्या है? प्रोडक्टिविटी। पहला क्या था? इक्विटी। दूसरा क्या था? सस्टेनेबिलिटी। तीसरा क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हियर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क। सच प्रोडक्टिविटी कैन बी गेन्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। अभी मैं बता रहा हूं ना कैपेबिलिटी, लोगों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए आप। जब लोग कैपेबल होंगे हर चीज को करने, कैपेबिलिटीज को आप सिंपल सा समझ सकते हैं स्किल में। अगर आप लोगों के स्किल सुधारेंगे तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए घूमना नहीं पड़ेगा, दुनिया में हर जगह उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भाई जो पेंटिंग में आगे जा रहा है उसकी पेंटिंग में स्किल बढ़ाए, कैसे ऐसे पेंट करते हैं। कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक के काम में माहिर बना दीजिए। पर भारत की बड़ी विडंबना है कि जो टोटी बनाता है वही इलेक्ट्रिसिटी भी बनाता है, वही ट्रांसफार्मर पे भी चढ़ेगा, वही टीवी भी बनाएगा, मतलब मल्टी टैलेंटेड। चाइना में सिस्टम नहीं है, चाइना के लेबर स्किल्ड होते हैं। हमारे यहाँ ये देखिए, हमारे यहाँ पोल पे चढ़ता है बिजली बनाने के लिए, कोई इक्विपमेंट नहीं पहना रहता है। यही कारण है कई लोग मर जाते हैं वहां। अरे उनको हेलमेट पहनना है कि नहीं, शूज क्या पहनने हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले कुछ इक्विपमेंट पहनने चाहिए ताकि उनको वहां झटका न लगे, है ना। तो ये सारी बातें प्रोडक्टिविटी को दर्शाती है। कैपेबिलिटी, लोगों की कैपेबिलिटीज बढ़े। इट इज पीपल हु आर रियल वेल्थ ऑफ नेशन। क्यों? क्योंकि लोग ही हैं जो राष्ट्र के असली धन होते हैं, उनकी सुरक्षा ही सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। Therefore, effort to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately lead to a better work efficiency। उनको एक अच्छी नॉलेज दो, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, उनको अच्छा ट्रेनिंग दो, जिससे उनकी क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होगी। आप टीचर बन सकते हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो जा सकते हो। लास्ट पिलर क्या है? एम्पावरमेंट। क्या? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। लोगों के पास दुनिया भर के चॉइसेस हो, उसी को तो एम्पावरमेंट कहते हैं। मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये कर ले रहा हूं, चलो ठीक है मुझसे ये नहीं, मेरे लिए ऑप्शन सी वो है, मैं वो कर लेता हूं। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। और ये पावर कब आएगी? जब आप क्या बढ़ाएंगे? लोगों को स्वतंत्रता देंगे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, लोगों की कैपेबिलिटी को बढ़ावा देंगे, तब आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज। देखो, जिसको मैंने पीपल सेंट्रिक कहा है उसको आप पीपल ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, दोनों सही है। पीपल सेंट्रिक भी सही है, पीपल ओरिएंटेड भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी सही है। आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर द पीपल। जो हमारी गवर्नेंस है वो अच्छी रहे, गुड गवर्नेंस है, पीपल ओरिएंटेड थॉट रहे, ये एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है। और एम्पावरमेंट को बढ़ावा कब मिलेगा? जब लोग फ्री रहे। क्या चुनने के लिए? अपनी अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए। लोग कैपेबिलिटी लोगों के पास रहे। समझ में आ रहा है सबको? लोग फ्रीडम का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी भी तरह का भेदभाव न हो। अगला टॉपिक हम 2 मिनट में रिवाइज करिए आप लोग, 2 मिनट बाद हम फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। में छोटी सी चीज आप थोड़ा इक्विटी में एक चीज और समझ लीजिए। इक्विटी का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं, एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट उससे कम है और एक की हाइट सबसे कम है। इस क्रिकेट को देखने के लिए तीनों को टेबल दिया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्वालिटी, सबको समानता दी गई है। पर वही हम यहां पर देखेंगे, ये जिसकी हाइट ज्यादा है वो बिना टेबल के क्रिकेट देख सकता है। जिसकी हाइट एकदम कम है, हमने क्या किया? इसके भी टेबल को हमने इसको दे दिया।
और जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है उसको हमने एक ही टेबल दिया। अब देखो इसमें भी तीनों लोग क्या, इसमें इस बच्चे को क्या मिल रहा है, इक्विटी मिल रही है, रिजर्वेशन मान लो इस चीज को, इसको क्या मान लो, रिजर्वेशन। ये समाज में एकदम पिछड़ा है, ये मैच नहीं देख पा रहा है, तो हमने क्या किया, इनके हिस्से की कुछ चीज जो इनको जरूरत नहीं थी, अगर मैं ये टेबल इसको दे देता हूं, ये मैच देख सकता है बिना टेबल का। देखो बिना टेबल का मैच देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विटी। नॉर्मल भाषा में समझो, एकदम शुद्ध भाषा में आपको समझा रहा हूं, इक्विटी अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का लंगड़ा है और एक लड़के का दोनों पैर क्या है, सही है। अगर मैं कहूंगा कि जाओ तुमको 1 किलोमीटर दौड़ के आना है 5 मिनट के अंदर दोनों को, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वालिटी। लंगड़े लड़कों को भी मैंने 5 मिनट ही दिया और जो लड़का सही है उसको भी 5 मिनट मिला, पर क्या ये सही है, नहीं। तब हम वहां पे क्या देंगे, इक्विटी देंगे। जो लंगड़ा है उसको हम कहेंगे तुमको आधे घंटे में दौड़ के आना है, 20 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ के आना है, 20 मिनट में। और जो लड़का सही उसको क्या कहेंगे, 5 मिनट में। तब यहां पर भेदभाव नहीं होगा। इसी को आधार रखते हुए तो हमारे भारत सरकार में आरक्षण है, तभी तो आरक्षण सही है। समाज का एक दबा हुआ वर्ग भी आगे आ जाएगा। हमारे हिस्से के, जैसे मान लो जो लोग जनरल कैटेगरी है उनके हिस्से की कुछ शक्तियां इनको देकर थोड़ा सा बढ़ावा देना। जैसे कि मान लीजिए कोई पिता है, उसके 2 बच्चे हैं और उसके पास 100 रुपए है, एक बच्चा गरीब है एक बच्चा अमीर है, तो कैसे बांटेगा, 60 रुपया दे देगा गरीब वाले को, 40 रुपया दे देगा अमीर वाले को। तो जो गरीब वाला है हल्का सा तो ऊपर हुआ, वो क्या चाहेगा कि उसके दोनों बच्चे बराबर हो जाए। तो हमारी सरकारों को भी ह्यूमन डेवलपमेंट के तहत ये ध्यान देना चाहिए, इक्विटी का ध्यान, इक्वालिटी की जगह किसका ध्यान देना चाहिए, इक्विटी का, कि समाज का हर एक तबका आगे आ सके अपनी अपॉर्चुनिटीज को। जैसे इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों के लिए इन मैच देखना बहुत जरूरी है, तो अपने अपॉर्चुनिटीज को वो टच कर सके। इक्विटी सबको समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या क्या अप्रोच हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो इसी क्वेश्चन को कई तरह से बोला है। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ वेलफेयर अप्रोच, मतलब एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नॉर्मली क्या है, अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। इसको थोड़ा हम देखें। पहला अप्रोच क्या है, इनकम अप्रोच। इसके तहत क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच to human development. Human development is seen as being linked to income. The idea is that the level of income reflects the level of freedom an individual enjoys. Higher the level of income, the higher the level of human development. लोग ज्यादा कमाएंगे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, हेल्थ फैसिलिटी वो एक्वायर कर सकते हैं, परचेसिंग पावर उनका बढ़ेगा। दूसरा क्या है, वेलफेयर अप्रोच। दूसरा क्या है, आप नोट करते रहिएगा, वेलफेयर अप्रोच। This approach gives the idea that all the developmental activities are for the human being, so government should spend resources, education, health, social। तो गवर्नमेंट वो करती भी है, गवर्नमेंट कई सारा वेलफेयर प्रोग्राम करती है, अनाज बांटती है सबको, है ना। कोरोना के टाइम में देखिए सबको इंजेक्शन फ्री में लगाया जा रहा था, समझ आ रहा है, सबको हाउसिंग दी जा रही थी, मतलब आप सबको सहायता देना। गवर्नमेंट का काम यही नहीं है कि देश की जीडीपी बढ़ाए, नहीं, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास पहुंचाना, ग्रामीण माध्यम से, शहरी माध्यम से, किसी भी माध्यम से लोगों के पास पहुंचाना, यह होता है आपका वेलफेयर अप्रोच। एजुकेशन पहुंचाना। बेसिक नीड अप्रोच, बेसिक नीड लोगों का क्या है, 6 बेसिक नीड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक नीड्स को कौन आगे बढ़ाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा है कि लोगों के पास 6 बेसिक नीड होता है। जैसे आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, कॉपी पेन तो एकदम मस्ट होना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 6 बेसिक नीड है। क्या क्या नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। लोगों की हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ की सुविधा हो, लोगों के पास एजुकेशन की सुविधा हो, लोगों के पास फूड की सुविधा हो, लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी हो, सरकार पहुंचाती है पानी, सैनिटेशन अच्छा हो, लोगों को साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले, लोगों को हाउसिंग, सबके पास क्या हो, घर हो। तो ये क्या होता है, बेसिक नीड अप्रोच। पहला अप्रोच आपने देखा इनकम अप्रोच, दूसरा आपने क्या देखा, वेलफेयर अप्रोच, और तीसरा अप्रोच आपने क्या देखा, बेसिक नीड्स अप्रोच। अब हम देखेंगे कैपेबिलिटी अप्रोच। अब कैपेबिलिटी अप्रोच में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट का नाम आएगा जिसका नाम है अमर्त्य सेन। ये याद रखिएगा, पीवाईक्यू में पूछा जा सकता है। This approach is associated with
प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब कैपेबिलिटी अप्रोच की किसने बात की थी? इंडियन प्रोफेसर थे, उनका नाम क्या था? अमर्त्य सेन। According to him, building human capabilities in the area of health, education and access to resources is the key increasing human development. इन्होंने कहा कि लोगों के आप क्या बढ़ाइए, ह्यूमन डेवलपमेंट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या बढ़ाइए? लोगों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए। उनका हेल्थ सही रहेगा तो उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, उनका एजुकेशन सही रहेगा, कैपेबिलिटी ज्यादा होगी तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। लोग अपनी नहीं भी अपॉर्चुनिटी है तो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर लेंगे। लोग आपदा को अवसर बना सकते हैं। अगर किसी भी देश की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है, लोग स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो वो लोग आपदा को भी क्या बना सकते हैं? अवसर बना सकते हैं। अगला, द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये बहुत शानदार टर्म है ना, बहुत क्यूट सा लग रहा है। इज द मेजरफुल of the country's progress evaluate the statement what is gross national happiness, what is it? देखो शायद ये सिलेबस में आपके नहीं, शायद मे बी, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया है भूटान का। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मतलब किसी राष्ट्र में खुशियां कितनी ज्यादा है, अगर होगा तो देखते हैं आगे। खुशियां कितनी ज्यादा, ध्यान समझो। खुशियां का मतलब खुशी आपको कैसे मिलेगी? कि आपके पास ज्यादा पैसा हो, अगर मैं आपको खूब ढेर सारा पैसा दे दूंगा आप खुश हो जाएंगे? नहीं। मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, पानी आपको स्वच्छ मिलना चाहिए। तो इस देश में सबसे अच्छा देश कौन सा माना जाता है? भूटान। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोक्लेम जीएनएच। भूटान ही एक ऐसा देश है जो प्रोक्लेम क्या करता है कि उसका देश ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में सबसे आगे है। क्यों? उसके पास स्वच्छ इन्वायरमेंट है, उसके पास ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, उसके यहाँ लोग देखो, एक तो पहली बात तो उनका पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, है ना, तो आप भूटान का एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ देखिए एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, कम्युनिटी विटेलिटी अच्छी हो, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक की पॉइंट है, इसको भी नोट करिएगा आप लोग, है ना। कल्चरल जो है प्रोक्लेमेशन वहां का अच्छा हो, कल्चर के बेसिस पे किसी को भेदभाव ना, देखो ये जो शब्द है ना गुड गवर्नेंस वगैरह, ये नोट करते रहिएगा आप लोग। अब देखिए the size of a territory and per capita income is not only related to human development। अगर मान लो किसी देश का साइज बहुत बड़ा है, उसका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, तो केवल यही जो है, यही केवल ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस नहीं बनेगा। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए। बिल्कुल अभी आपको बताया है कि आपको अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे तो आप अपने आप को डेवलप समझेंगे? नहीं। मीनिंगफुल लाइफ, सेम बात भूटान वाले टॉपिक को सेम यहाँ भी डाल देंगे। हर चीज क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे रिलेटिवली पुअरर नेशन हैव बीन रैंक्ड हायर एंड रिचर नेबर इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कभी कभी देखा गया है कि जो अमीर देश है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट काफी कम है, और जो गरीब देश है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा हो तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ये अब देखो भारत का क्या है, एरिया भी बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत ज्यादा है, तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो गया? नहीं। अब आज भी भारत में कई सारे राज्य ऐसे हैं भूखे रहने के कारण लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, मर जा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन हो जा रहा है, कुपोषण के लोग शिकार हो जा रहे हैं, है ना। एग्जांपल में आप देख लीजिए, श्रीलंका, ट्रिनिडाड, टोबैगो हैव द हायर रैंक देन इंडिया। ये देखो श्रीलंका भी छोटा है, ट्रिनिडाड भी भारत से छोटा है, टोबैगो भी भारत से छोटा है, पर इनका ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है। क्यों? ये इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, ये पीपल सेंट्रिक हो। खैर श्रीलंका को हम नहीं लेंगे, अगर आपकी बुक में दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। उस श्रीलंका से बढ़िया एग्जांपल आप क्या दे देंगे? ट्रिनिडाड और टोबैगो का एग्जांपल आप दे देंगे। क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया है, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में 59 कंट्रीज आती है, जिसका जो लगभग 0.8 को टच कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 0 से लेकर 1 तक रैंकिंग देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 53 देश आते हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है। उसके बाद मीडियम में 550 से 0.5 से लेकर 0.7, 39 कंट्रीज, ये नोट कर लीजिएगा। लो में आते हैं 38 कंट्रीज, है ना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं HDI ह्यूमन वैल्यू इंडेक्स इसका सबसे शानदार है, नॉर्वे पहले नंबर पे है ना। एग्जांपल देखिए, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड। आपके बुक में दिया हुआ है, आप ये डाटा याद रखिएगा किसी कीमत पे।
अगर ये डेटा आपको नहीं कहीं मिल रहा है तो YouTube पे अवेलेबल रहेगा, है ना। मैं एक बार हट जा रहा हूं ताकि YouTube पे आपको अच्छे से दिख जाए। समझ में आ गया? ह्यूमन, अब देखो, अब ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ये कब का रिपोर्ट है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 का है। ये रिपोर्ट कब का है? एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये किसके तहत देखा जाता है, कौन सी संस्था इसको दिखाती है? तो यूएनडीपी है ना, यूएनडीपी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कंट्रीज विद हायर वैल्यू, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप है। अब मैं पीछे आपको बता दिया हूं 53 देश है जिनका जो है हाई, यहाँ पे दिख दिया हुआ है। इनका एजुकेशन अच्छा है, इनकी गुड गवर्नेंस, इनका जाने की गवर्नमेंट सबको प्रायोरिटी देती है ना। कंट्रीज मीडियम में देख लीजिए 39 देश हैं, है ना, जिनका क्या है, मीडियम HDI है। मोस्ट ऑफ दिस कंट्री विच हैव इमर्ज डेवलपिंग कंट्री, और इसमें मैक्स, अब देखो इस 39 देशों में 39 कंट्रीज में सबसे ज्यादा वो कंट्री है जो क्या है, डेवलपिंग फेज में है। इसमें भारत को भी आप ले सकते हैं। Many others have emerged after the breakup of erstwhile Soviet Union 1990। जब 1990 और 1991, यहाँ पे 1990-91 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1990-91। आप पढ़े होंगे सोवियत यूनियन से लगभग 15 देश क्या है, रसिया से, USSR से टूट के अलग हो गए। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, है ना, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, ये सारे देश जो क्या है, रसिया से टूटकर अलग हो गए थे। अलग होने के बाद ये जो है इस 39 कंट्रीज में आए, ये डेवलपिंग फेज में आ रहे हैं। मेनी ऑफ दीज कंट्रीज इंप्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये सभी देश किस पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। क्या क्या पॉलिसी लाकर, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लाकर, डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर, और इसमें आप करप्शन भी डाल सकते हैं। करप्शन लिख लीजिए, करप्शन भी कम होना चाहिए, ये भी प्रभाव डालता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। कंट्रीज इज लो में कितने देश आएंगे, 38 कंट्री आएंगे, जिनका क्या होगा, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ। अब देखो ये लो किसका है, जो छोटे मोटे देश है, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। जैसे आप गाना देख लीजिए, अफ्रीका के मैक्सिमम देश इसमें आ जाते हैं। दीज हैव बीन गोइंग थ्रू डिस्टर्बेंस एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वार। मान लो वहां पे कोई सिविल वार आ गया, वहां पे कोई फेमाइन चल रहा हो। अब सुनो, आप देखिए युगांडा, एक अफ्रीका में एक देश है युगांडा। अब युगांडा में कई सारे आतंकवादी संगठन है। जिबूती, वहां पे कई सारे आतंकवादी संगठन है, वहां पे युद्ध होते चल रहा है। सीरिया को देख लीजिए, सीरिया में बम फूटते रहता है। अफगानिस्तान को देख लीजिए, नापाक को देख लीजिए, यानी पाकिस्तान को। तो ऐसे देश जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है, वहां वो देश कैसे डेवलप कर पाएगा, वहां के लोग कैसे। अब आपको मालूम है कोरोना की सुई पाकिस्तान लगवाने नहीं दे रहा था, जो वहां के तालिबानी ग्रुप के लोग थे नहीं लगवाने दे रहे थे। पोलियो की सुई नहीं लगवाने दे रहे थे, बच्चे लुल्ले और विकलांग पैदा हो रहे थे। भारत ने तो लगभग पोलियो खत्म कर दिया। भारत में 0% पोलियो है, पोलियो खत्म हो गया भारत से। समझ में आ रहा है? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम शॉर्ट लाइन में देखेंगे। आपका चैप्टर खत्म हो गया, हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हमको लग रहा है कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। पहला, डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग? क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सेम है? एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन है ये, एकदम चुटकी में तुम लोग कर लोगे। समझ में आ रहा है? कर लोगे तुम लोग? आगे देखते हैं। राइट अ शॉर्ट एसे और ड्रॉ अ सेट ऑफ पिक्चर इलस्ट्रेटिंग ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद डेवलपमेंट। एक नॉर्मल बताएंगे कि ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट कैसा होगा और ग्रोथ विद डेवलपमेंट कैसा होगा। क्या? हाँ, इसको आप अरेंज कर सकते हैं ना। इट इज पॉसिबल टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश खूब पैसा कमा रहा है पर वहां के लोगों की हेल्थ सही नहीं है। और एक आपका पिक्चर आपको सेट करना है ग्रोथ विथ डेवलपमेंट का। ये भी आप, इसमें क्वांटिटी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, और इसमें क्या होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, हर चीज आपका अच्छा होगा। आर द नेचुरल डिजास्टर द ओनली रीजन फॉर नेगेटिव ग्रोथ? क्या केवल नेचुरल डिजास्टर ये नहीं, हेल्थ भी मायने रखता है, मेडिकल भी मायने रखता है। मीनिंगफुल लाइफ क्या है? ये छोटी, जिसका हेल्थ अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, है ना, कैपेबिलिटीज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, 4 पिलर्स मतलब सब फॉलो करता है ना। यहाँ पे देख लीजिए,
व्हाट दिस मीन, व्हाट डू यू थिंक लीड टू द मोर मीनिंगफुल लाइफ। तो सेम इसका आंसर आप यहाँ से दे देंगे। लोगों के पास क्या हो, एबिलिटी अच्छी हो। कुछ छोटा मोटा अपने गांव शहर का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? चलिए अच्छा देखो, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। टॉक टू द वेजिटेबल वेंडर इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट इफ शी हैज गॉन टू स्कूल, डिड शी ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, व्हाई, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर चॉइसेस एंड द फ्रीडम शी हैज, नोट हाउ हर अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड बिकॉज ऑफ हर जेंडर, कास्ट, इनकम। अब देखो आपसे ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में। पर आप तो बोर्ड का पेपर छोड़ के किसी वेंडर के पास तो जाओगे नहीं, जो सब्जी जो फल बेच रहा होगा। वहां आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाना है अपना, क्या कि हाँ हमने एक वेंडर के पास गए, हमने देखा वो स्कूल को ड्रॉप, अब ये नहीं लिखना है कि हम वो स्कूल को ड्रॉप आउट नहीं किया था। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि आप इस बात को लिखें कि उसने स्कूल ड्रॉप आउट किया, ताकि आपको, ताकि ये पता चल सके कि आपने इस चैप्टर में कितना पढ़ा है। उसने स्कूल ड्रॉप आउट किया था, रीजन क्या था, उसके पास फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, या फिर उसके एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, स्कूल शहरों में था, शहर में प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा थी। तो आप इस तरह करके आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज को आपको दिखा देना है किस रेंज में, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह अच्छा हो, है ना, जिसकी जीएनआई, पीपीपी ये सारी चीजें अच्छी हो। तो अभी पीछे मैंने एक चार्ट आपको बताया है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, है ना, यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है ना, सिंगापुर है। ये सारे देशों में, इस सभी कंट्री में क्या है, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इनका जीएनआई का मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, यहाँ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम अच्छा है। नॉर्वे तो एकदम आप याद रखिएगा, नॉर्वे स्वीडन तो एकदम याद रखना है, एग्जाम्पल में एकदम रट लीजिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ से आप हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। कारण क्या है, इनकी ये सारी चीजें अच्छी हैं। इंडिया का देख लो बाबा, 126वें नंबर पे, ये किसकी रिपोर्ट है, 2006 में किसने रिपोर्ट दिया था, HDI 2018 में इंडिया का रैंक दी है। 2018 में ये और खराब हो गया, 130 हो गया, 100 क्या हो गया, 30 हो गया। इस चीज को समझना पड़ेगा, आप इसका कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या हो सकता है, वही एजुकेशन। सेम बातों को आप रिपीट करेंगे। एमसीक्यू में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है तभी तो अच्छा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, ये डॉक्टर महबूब उल हक, आसान है, सिंपल समझ लेना। अच्छा देखो, अगर उनके बारे में पूछेगा, अमर्त्य सेन के बारे में, तो कैपेबिलिटीज को उन्होंने फोकस किया था, और ये पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये दिए थे। तो हमको लग रहा है आपको अब आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? सारा क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है बेटा। एक बात याद रखना, बोर्ड के एग्जाम में हम थोड़ी सी बातों को यहाँ पे समझते हैं कि हमें बोर्ड के एग्जाम में कैसे काम करना है, बोर्ड के एग्जाम में हमें कैसे काम को अंजाम देना है, ध्यान से समझिए। देखिए आप, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी में तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ज्योग्राफी में आपको एकदम टेंशन फ्री होके जाना है। 70 नंबर का ये पेपर होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल और वाइवा का होता है। प्रैक्टिकल और वाइवा में हम आपको महारत दिला देंगे, इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। जो कहेंगे, जितना कहेंगे उतना पढ़ के आइएगा। प्रैक्टिकल 30 नंबर आपका है। इस 70 मार्क्स में 20 नंबर तो लगभग 17 नंबर शायद, या 20 नंबर एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू भी आपका एकदम ऐसे ही आएगा। अगर आपके चैप्टर सही है, अगर आपका बेसिक सही है, किसी भी चैप्टर का क्या बेसिक अगर आपका सही है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपके पास वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास क्या अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वोकेबुलरीज होनी चाहिए, आपके पास शब्दकोश होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। आंसर को लिखते समय उसका स्टार्टिंग कैसे किया जाए, कैसे आंसर को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन कई तरह से पूछता है, स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा जस्टिफाई, क्या बोल देगा, जस्टिफाई, या बोल सकता है इलेबोरेट, या बोल देगा एक्सप्लेन,
क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा होगा, सॉरी एक जैसा दिख रहा होगा, या फिर पूछ देगा आपसे आर यू एग्री, आर यू एग्री, आपसे पूछ देगा आर यू एग्री। सब आपको अलग अलग दिखेगा, पर इसके लिखने का टेक्निक भी अलग अलग है। कैसे? जब बोर्ड का एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, और लगभग हम लोग 200-250 क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे हमने आज किया हुआ है। एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़िए। डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है? 5 घंटे। अभी से डेली 5 घंटा आपको पढ़ना है। आपके लिए कोई दिवाली नहीं, कोई छठ पूजा नहीं, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हाँ दिवाली है, 10 मिनट एंजॉय करके आइए। जब तक आप 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ ले रहे हैं घर पे, तब तक समझिए आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और इस 5 से 6 घंटे में लगभग 1.5 से 2 घंटा आपका क्या होना चाहिए? आंसर राइटिंग। आप आंसर राइटिंग पर काम करेंगे, और 3 घंटा केवल बुक पढ़ेंगे। नोट्स आप पढ़िए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा नोट्स पढ़ेंगे केवल रिवीजन के लिए। बुक आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लिखने को हो, और नोट्स आपको रिवीजन के लिए पढ़ना है। इतना आप करिए, बहुत है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के लिए हम हैं, बोर्ड का एग्जाम जब आएगा नजदीक तो और बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी लंबा टाइम है और ज्यादा समय भी नहीं है, इस बात का ध्यान देना। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल बनाना है, सारी चीजें करनी है। एक एक करके हम हर चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी है। थैंक यू।